आप सभी को प्रभात का नमस्कार। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये पहला वीडियो इस पे हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, फर्स्ट लेक्चर। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली जो मेंशन है ज्योमेट्रिकल अप्रोच। जो भी एक्सप्रेशंस थे, फंडामेंटल्स थे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के, जो भी फॉर्मूला निकल के आ रहा था, जो प्रोसेस था वेक्टर्स को ऐड करने का, वो हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें डेरिवेशन पे नहीं जाना। हम क्या डायग्राम को देख के, कोऑर्डिनेटर को देख के, पैरेललोग्राम को देख के क्या वेक्टर्स के बारे में आइडिया लगा सकते हैं, उसके एडिशन के बारे में, उसके सब्सट्रैक्शन के बारे में, उनके बीच के एंगल्स के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग वही सब चीज़ें यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जो जनरल अपना पैरेललोग्राम का डायग्राम होता है, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था, वो कुछ ऐसा था। हमने आपसे बताया था कि जिन दो वेक्टर्स को आपस में ऐड करना होता है, उन दोनों वेक्टर्स के टेल को हम एक जगह पे रखते हैं, एक पॉइंट पे रखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम दोनों वेक्टर्स को हम मान लेते हैं कि ये किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स हैं। उसके बाद इन दोनों को एडजेसेंट साइड्स मान के हम एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं। तो उसमें से जो पहला जो मेन वेक्टर होता है, जो इन दोनों के मीटिंग पॉइंट से होके जाता है, ये वेक्टर हमें देता है रिजल्टेंट आर की वैल्यू। और रिजल्टेंट आर इज इक्वल्स टू होता है ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी ये एडिशन को शो करता है। बाकी जो दूसरा वेक्टर, दूसरा जो डायगोनल होता है, सॉरी, ये फर्स्ट डायगोनल अपना रिजल्टेंट शो कर रहा है दोनों के एडिशन को। जो अपना सेकंड डायगोनल यहाँ पे होता है, इसको हम मान लें वेक्टर डी, इसको हमने मान लिया वेक्टर आर और इसको हमने मान लिया वेक्टर डी। तो वेक्टर डी का मतलब क्या हो गया, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो फर्स्ट वाला डायगोनल एडिशन को शो करेगा, सेकंड वाला डायगोनल किसको शो करेगा, डिफरेंस को शो करेगा। इसके लेंथ की अगर हम बात करें तो जो एडिशन का जो भी मैग्नीट्यूड होगा दोनों वेक्टर्स को ऐड करने के बाद, वो इस लेंथ के बराबर होगा, और जो डिफरेंस होगा वो इस लेंथ के बराबर होगा। ये तो बेसिक चीज़ें हमने देखी थी। उसके बाद हमने देखा था जो इसका एक्सप्रेशन था, एक बार उस एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं फिर से। वो एक्सप्रेशन आपके सामने कुछ ऐसा निकल के आया था कि जो वेक्टर आर, उसके मैग्नीट्यूड की हम लोग बात करें तो ये कुछ ऐसा था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, जहाँ पे थीटा दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। और यहाँ पे डिफरेंस दोनों का सब्सट्रैक्शन निकालें तो जो उसका मैग्नीट्यूड निकल के आया था, ये भी हमने पिछली वीडियो में देखा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस ऑफ थीटा। देखिए, दोनों में जो डिफरेंस है दोनों फॉर्मूले में सिर्फ यहाँ पे है प्लस और माइनस का, बाकी सारे के सारे एक्सप्रेशन वही हैं। अब थोड़ा हम लोग आते हैं, ये जो आपके सामने है कुछ पैरेललोग्राम आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए कितने केसेस पॉसिबल हैं। ये तो हमने आपके सामने एक जनरल बना रखा है, ये एक रेक्टेंगल, ये भी एक पैरेललोग्राम होता है, स्क्वायर भी एक आपका पैरेललोग्राम होता है, यहाँ पर भी एक पैरेललोग्राम हमने दिखा रखा है जो कि रोम्बस है, चारों साइड्स इक्वल है, यहाँ पर भी हमने दिखा रहा है। चलिए एक एक करके सबके बारे में हम बताते हैं। तो पहले इसके बारे में पहले देखा जाए। यहाँ पे हम इस फिगर को देख के, इस पैरेललोग्राम को देख के हम क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, फिलहाल जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो पहली चीज़ तो हम ये बता सकते हैं कि जब पैरेललोग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, उस केस में जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा यानी एडिशन, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिफरेंस वाले के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा निकल रहा है। अब इसके लेंथ को यहाँ से देखिए, ये लेंथ जो है बड़ी है इसके कंपैरिजन में, यानी ये लेंथ जब बड़ी है और ये है क्या चीज़, तो आप बोलेंगे ये तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, यानी इसका लेंथ जो होगा दोनों वेक्टर के एडिशन को शो करेगा। तो आप बोल सकते हैं जब इस टाइप का फिगर हो, इसको देख के हम क्या क्या यहाँ पे कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो आप बोलेंगे जो रिजल्टेंट होगा यानी एडिशन जो वेक्टर्स का होगा वो वेक्टर के डिफरेंस से बड़ा होगा, यानी यहाँ पे सम ऑफ टू वेक्टर्स विल बी ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, अगर ऐसा सिनेरियो आपके सामने बन रहा है तो। दूसरी चीज़ तो ये क्या दोनों जो डायगोनल है 90 डिग्री पे आपस में कट कर रहे हैं क्या, नहीं। जहाँ पे 90 डिग्री पे आपस में कट नहीं कर रहे हैं, ये एंगल कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है इन सब एंगल्स के ऊपर भी। जो भी एंगल्स यहाँ सब बन रहा है, ये 90 डिग्री नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं है कुछ। तो आप एक बात यहाँ से क्लियरली कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे है क्या चीज़। आप बोलेंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी के जो बीच का एंगल था ना, वो एक्यूट एंगल था। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है, एक्यूट एंगल। तो हम इसको यहीं पे लिख दे रहे हैं कि जो थीटा है वो लेस देन है 90 डिग्री। तो जब थीटा लेस देन 90 डिग्री है, जब भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री से कम हो,
उस केस में उन वेक्टर्स का जो एडिशन होता है उनके सब्सट्रैक्शन से ज़्यादा होता है। हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो जो यहाँ पे क्लियरली फिगर में दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो थीटा है वो क्या है, लेस देन 90 डिग्री है। थोड़ा सा इसके बारे में आप देखिए, ये भी पैरेललोग्राम है लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या पड़ा, हमने आपके सामने कह दिया कि लेट्स से कि एक वेक्टर ये है, इसी में हमने इसको एज अ वेक्टर मान लिया, इसको हमने मान लिया वेक्टर ए। दूसरा वेक्टर हमने इस वाली साइड को मान लिया एडजेसेंट साइड को, इसको हमने मान लिया वेक्टर बी। ये वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के टेल को हमने एक जगह पे किया, दोनों को हमने एडजेसेंट साइड मान के एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया जो कि कुछ इस तरह से निकला हमारे सामने। अब इसमें जो फर्स्ट वेक्टर है, ये जो मेन वेक्टर जो दोनों के टेल से होके जा रहा है, ये जो वेक्टर है आप बोले कि ये तो रिजल्टेंट है आर का मतलब ये आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, ठीक है। और जो दूसरा वेक्टर यहाँ पे दिखाई देगा आपको, ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, यानी डायगोनल की हम बात करें, ये आपका सेकंड डायगोनल है। तो आप तो बोलते हैं ये जो डायगोनल होता है सेकंड वाला, ये दोनों वेक्टर के डिफरेंस को दिखाता है, ये हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। और यहाँ पे दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल बन रहा है वो आप देखिए, यहाँ पे कुछ अलग है। यहाँ पे जो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल था वो था एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पे दोनों वेक्टर्स के जो बीच का एंगल है वो एक्यूट एंगल नहीं बल्कि ये ऑब्ट्यूस एंगल है। इसको हम थीटा मान लें तो आप बोलेंगे जो थीटा आ रहा है ना यहाँ से, आप बोलेंगे जो थीटा है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है। दो वेक्टर्स के बीच का जब एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा, उस केस में हमेशा दोनों वेक्टर का जो डिफरेंस होगा उसका मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर के एडिशन के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा निकल गया। खुद यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला डायगोनल बड़ा है, ये वाला डायगोनल छोटा है। डायगोनल बड़ा होने का मतलब क्या हो गया, किसी भी वेक्टर की जो लेंथ होती है वो तो उसके मैग्नीट्यूड को शो करता है। इसका मतलब कि ये जो वेक्टर है डिफरेंस वेक्टर है, इसका लेंथ शो करेगा डिफरेंस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। यानी कि इस फिगर में, इस डायग्राम में पर्टिकुलर अगर इस टाइप का सिनेरियो आपके सामने है तो फिर यहाँ पे डिफरेंस जो होता है वो रिजल्टेंट से बड़ा होता है। समझ में आया? ये दो चीज़ें यहाँ पे आपके सामने क्लियर होनी चाहिए। तीसरे में आते हैं, यहाँ पे हमने देखा ये भी एक पैरेललोग्राम है, इसमें भी हमने क्या किया, इस वाली साइड को हमने एज एक वेक्टर मान लिया। हमने बोला इसको वेक्टर ए, हमने मान लिया सेकेंड वाली साइड जो है ये भी एक वेक्टर है, वेक्टर बी। ये दो वेक्टर हैं, दोनों के टेल जो हैं वो एक पॉइंट पे हैं। अब देखिए मेन डायगोनल की बात करें यहाँ पे, तो एक डायगोनल ये हो गया जो दोनों के टेल से होके जा रहा है, तो यहाँ पे ये हो गया आर वेक्टर, रिजल्टेंट जो कि दोनों वेक्टर के एडिशन को शो करेगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। जो दूसरा वेक्टर हमने ड्रॉ किया वो वेक्टर कुछ इस तरह से ड्रॉ किया, और ये आपको पता है जो सेकंड वाला वेक्टर होता है इट विल गिव द डिफरेंस ऑफ द वेक्टर्स, यानी ये हो गया वेक्टर डी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब देखिए फिगर को देख के आप डायरेक्ट कह सकते हैं, आप बोलेंगे अरे यहाँ पे तो दोनों डायगोनल बराबर है, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल में डायगोनल्स आपस में बराबर होते हैं। ये आपको बेसिक ज्योमेट्री में पता होनी चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे जो मजे की बात थी वो ये थी कि दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल्स था वो यहाँ पे था 90 डिग्री। तो देखिए सिनेरियो क्या बना कि जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो हमेशा वहाँ पे उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड बराबर होता है उनके सम के मैग्नीट्यूड से, यानी एडिशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सब्सट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो देखिए इसी को हम लोग फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला यूज़ करके हम कैसे सॉल्व करेंगे अभी आगे बात की जाएगी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे शॉर्ट में हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से तो एक बात क्लियर लिख सकते हैं कि जो आर होगा वो किसके बराबर होगा, डी के बराबर होगा, यानी कि रिजल्टेंट एडिशन ऑफ बोथ द वेक्टर्स विल बी इक्वल्स टू द डिफरेंस ऑफ बोथ द वेक्टर्स, दोनों वेक्टर के डिफरेंस के बराबर होगा। आर इज इक्वल्स टू डी हो गया, और यहाँ पे थीटा क्या बन रहा था, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल वो 90 डिग्री बन रहा था। एक बात और कि जो दोनों डायगोनल्स होते हैं ना, इसमें इस केस में वो बाइसेक्ट करते हैं, इसको आप याद रखिए। ये जो डायगोनल्स होते हैं ये बाइसेक्ट करेंगे आपस में। यहाँ पे हम लोग आते हैं, देखिए यहाँ पे जो दोनों वेक्टर्स हैं वो सेम नहीं है, ये दोनों वेक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं। ये ए अलग होगा, बी अलग होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। लेकिन पैरेललोग्राम अगर एक स्क्वायर हो
स्क्वायर खुद अपने आप में एक पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम के लिए बेसिक कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल हो, साथ ही साथ उनका जो मैग्नीट्यूड हो, उनकी जो लेंथ हो वो बराबर होनी चाहिए, जो कि हर एक फिगर में आपको देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, साथ ही साथ जो चारों साइड्स हैं उनकी डायमेंशन आपस में बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है और चारों भी आपस में बराबर है। तो ये तो बन गया एक स्क्वायर। और स्क्वायर में ही अगर हम कह दें कि चलिए ये अगर एक वेक्टर होता आपके सामने, तो चलिए हमने इसको क्या कर दिया, एज अ वेक्टर ट्रीट कर लिया। एक वेक्टर ये हो गया, दोनों वेक्टर के टेल को हमने एक जगह पे रख लिया, ये है ही। अब एक तो डायगोनल आपको मिलेगा ये, और ये बार बार हम कह रहे हैं ये जो मेन डायगोनल होता है ये क्या शो करता है, अब बोलेंगे ये वेक्टर के एडिशन को शो करेगा आर वेक्टर। अब देखिए बार बार हम वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी नहीं लिखेंगे, अब आप समझ जाएंगे। ये जो दूसरा डायगोनल है यहाँ पे ये शो करेगा डिफरेंस वेक्टर, ये डिफरेंस वेक्टर हो गया, और ये दोनों का क्या हो गया, एडिशन वेक्टर, ये हो गया वेक्टर आर। यहाँ पर भी वही केस है, यहाँ पर भी देखिए डिफरेंस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो रिजल्टेंट वेक्टर यानी एडिशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो है वो कितनी है, 90 डिग्री है। यहाँ भी आपका हो गया थीटा 90 डिग्री। तो यहाँ से आप क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि एक चीज़ यहाँ पे क्या खास बात थी, देखिए इसको हम लिख दे रहे हैं वेक्टर ए और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं वेक्टर बी। लेकिन अगर स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं, चूंकि चारों साइड्स आपस में बराबर होती हैं, यानी ये जो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, यानी आप लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो, साथ ही साथ एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो, तो उस केस में जो आर होता है रिजल्टेंट वो किसके बराबर निकल के आता है, डिफरेंस के बराबर निकल के आता है। समझ में आया, ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड उनके डिफरेंस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर निकल के आता है। तो ये चीज़ जो स्टेटमेंट लिखा गया है ये इस फिगर को जस्टिफाई कर रहा है। तो आपके सामने कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए, सपोज करिए स्टेटमेंट के बेसिस पे उसने बोल दिया कि दो वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हैं, और साथ ही साथ उन वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है एडिशन है उसका मैग्नीट्यूड उनके सब्सट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो बताइए उनके बीच का एंगल कितना होगा, तो आप बोलेंगे 90 डिग्री होगा, जो कि हमें यहाँ से दिख रहा है क्लियरली। इसको हम थोड़ा स्टेटमेंट जो भी यहाँ पे लिखे गए हैं कौन से फिगर को कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं वो हम यहाँ पे आपको दिखाते चल रहे हैं। चलिए इस पे हम लोग आते हैं। देखिए ये बड़ा मज़ेदार केस है। यहाँ पे इसमें क्या बोल रखा है इसने, कुछ इस टाइप का रोम्बस बना है। रोम्बस देखिए हमने पहले ही आपको बोला था कि रोम्बस में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल भी होती हैं, साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी बराबर होता है। देखिए ये भी एक तरह का रोम्बस है। स्क्वायर रोम्बस होता है, लेकिन रोम्बस ज़रूरी नहीं है कि स्क्वायर होने के लिए कंडीशन एक और होती है कि हर एक साइड्स के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जो साइड्स के हैं उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो, या कुछ भी एंगल हो सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे ये गिवन है कि ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ये वाली साइड पैरेलल है इसके। और इसमें अगर ये दिया है, सपोज करिए अगर क्वेश्चन में आपसे बोले कि इफ़ जो एक वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, साथ ही साथ उन्हीं के बराबर उन दोनों का रिजल्टेंट भी है। अब ये थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा अगर हम आपसे ये बोलें कि क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि दो वेक्टर्स का जो दो इक्वल वेक्टर हैं और उनका जो मैग्नीट्यूड है वो उन्हीं के बराबर है, उन्हीं में से किसी एक के बराबर है। तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि नहीं, दो वेक्टर हैं उनको जोड़ने के बाद अगर हमें रिजल्टेंट मिल रहा है तो आपको लगेगा कि नहीं रिजल्टेंट मस्ट बी ग्रेटर देन बोथ, इन दोनों वेक्टर्स से बड़ा होना चाहिए रिजल्टेंट की वैल्यू। तो अब यहाँ पे देखिए कैसे पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट हुआ है। आप बोलेंगे देखो ये जो केस है ना, हमें यही तो दिखाना है कि ये जो वैल्यू है अगर इनको हम दो वेक्टर मान लें, इसको हमने कह दिया लेट्स से ये आपका हो गया एक वेक्टर ए, हमने इसको वेक्टर ए माना, ये आपका हो गया वेक्टर बी, और चांस की बात क्या है कि दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, तो चलिए हम इसको भी लिख रहे हैं ए। अब कुछ देर के लिए हम वेक्टर साइन हटा दे रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। उसके बाद कह रहा है कि इन दोनों के बीच का ये जो रिजल्टेंट है यानी एडिशन इनका जो निकल के आ रहा है वो किसके बराबर है, वो इन दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर है, दोनों वेक्टर, चूंकि दोनों वेक्टर आपस में भी बराबर है और रिजल्टेंट इनके बराबर है। तो अगर ये भी ए हो तो ये कैसे पॉसिबल होगा। आपको पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है, तो आप बोलेंगे पैरेललोग्राम के लिए ये अगर ए है तो अपोजिट साइड्स तो जो है इसके ये भी ए हो जाएगी, ये ए हो गया तो ये भी ए हो जाएगा। और ऑलरेडी यहाँ पे बोल रखा है कि जो रिजल्टेंट है वो भी किसके बराबर है, ए के बराबर है। यानी ये जो रिजल्टेंट आपका था ये आर,
ये किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो इस टाइप के फिगर को ड्रॉ करने के लिए आप बोलेंगे कुछ देर के लिए हम अगर इस वाले पार्ट को भूल जाएं, इधर वाला जो पार्ट दिख रहा है सिर्फ हम इस ट्रायंगल पे फोकस करें, तो आप बोलेंगे इस ट्रायंगल में एक साइड जो है वो स्मॉल ए है, ये भी स्मॉल ए है और ये भी स्मॉल ए है, क्योंकि यहाँ से दिया हुआ है कि रिजल्टेंट जो है वो किसी एक वेक्टर के बराबर है। यानी ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। कैसा ट्रायंगल हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे के सारे जो एंगल्स होते हैं वो होते हैं इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी आपका हो गया 60 डिग्री, सारे एंगल 60 डिग्री हो गया। तो अगर ऐसा ही एक और हम इक्विलैटरल ट्रायंगल लें ए साइड का और उसको हम इन्वर्ट करके इसमें ऐड कर दें, अब देखिए अब कुछ देर के लिए इसको भूल जाएं तो आप बोलेंगे ये भी तो वही केस है, ए और ए, ये भी ए साइड का एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसको उल्टा करके इससे चिपका दिया गया। यानी कि दो इक्विलैटरल ट्रायंगल को आपस में मिलाने के बाद एक हमें मिल गया रोम्बस। रोम्बस मतलब पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है। तो ये जो कंडीशन दी हुई थी कि जो रिजल्टेंट है वो दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो वो यहाँ से दिख रहा है। अब इसमें पूछेगा अगर ऐसी बात है तो फाइंड थीटा, यहाँ पे ये पूछ सकता है कि फाइंड थीटा, कि दोनों के बीच का आप एंगल बताइए, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, फाइंड थीटा। तो एक चीज़ तो हम यहाँ से क्लियरली मेंशन कर सकते हैं कि अगर थीटा की बात कर रहा है ना तो फिर हमें कुछ सोचना ही नहीं, ये भी एंगल आपका 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी आपका एंगल 60 डिग्री और ये भी एंगल आपका हो गया 60 डिग्री। ये जो भी एंगल बनता है, एक वेक्टर आपका ये हो गया, ये आपका सेकंड वेक्टर हो गया, यही तो दोनों के वेक्टर के बीच का एंगल है ना। तो आप बोलेंगे थीटा यहाँ पे जो है वो कैसा होगा, थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। थीटा कितना निकल के आ गया, 120 डिग्री। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है जेईई मेंस में पूछा जा चुका है। स्टेटमेंट थोड़ा सा अलग था, उसमें ये बोला था कि दो यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, जो रिजल्टेंट है वो भी यूनिट वेक्टर है, उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल बताइए। बात तो वही हुई ना, इन दोनों को हम 1 1 मान लें, सपोज के लिए ए को हम 1 मान लें, इसको 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 हम 1 मान लें। यूनिट वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसका जो मैग्नीट्यूड हो वो 1 हो, 1 कुछ भी, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर वॉट। अब जो भी वहाँ पे है वो डिपेंड करता है ना कि वेक्टर हम किस टाइप का ले रहे हैं। अगर आपने फोर्स को एज अ वेक्टर ट्रीट किया तो 1 एज अ न्यूटन वहाँ पे हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट को एज अ वेक्टर ट्रीट किया तो वहाँ पे यूनिट जो होगा वो मीटर में आएगा। तो देखिए हम लोग यूनिट वेक्टर अभी तक नहीं पढ़े, लेकिन फिलहाल के अब इसके बाद हम लोग यूनिट वेक्टर ही स्टार्ट करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ के लिए बस इतना समझिए कि दो यूनिट वेक्टर, एक ये हो गया एक ये हो गया, दोनों का रिजल्टेंट भी यूनिट वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। अब इसको सॉल्व करके भी निकाला जाता है डिटेल में। ये सब चीज़ें जब हम लोग न्यूमेरिकल सेक्शन में आगे बढ़ेंगे, पहले हम कोशिश करें कि जितने भी थ्योरेटिकल पोर्शन है वेक्टर के वो एक एक करके निपटा लिया जाए। उसके बाद न्यूमेरिकल अप्रोच में हम लोग आगे बढ़ेंगे, न्यूमेरिकल अप्रोच, और साथ ही साथ कुछ बढ़िया सेलेक्टिव क्वेश्चंस जो होंगे मेंस के, नीट के, वो सब हम सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल अभी इस कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं हम लोग। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने कर लिया, एक केस देखा, 2 केस देखा, 3 केस देखा, 4 केस देखा। बात आती है इस पे, इस वाले केस में। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मज़ेदार केस है। अगर इस स्टेटमेंट आपको हम बोले ना तो शायद आपको समझ ना आए, आपको लगे कि नहीं अजीब है। अगर आपसे हम ये बोले कि अच्छा ये बात बताओ, 2 वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो किसी एक वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या हो सकता है। हमने ये नहीं बोला क्या होगा, हम आपके सामने ये बोल रहे हैं क्या हो सकता है। सपोज करिए, तो आप बोलोगे ठीक है भाई, कहने का मतलब सिर्फ इतना है ना कि 2 वेक्टर हैं और रिजल्टेंट जो है वो परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहला काम तो हम ये करें कि उन दोनों वेक्टर्स को पहले ड्रॉ कर लें। तो चलिए, तो एक वेक्टर को हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया, तो ये हुआ अपना वेक्टर, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग दूसरे वेक्टर की। तो आप बोलेंगे दूसरे वेक्टर को ड्रॉ करने से बेहतर है ना कि पहले हम लोग रिजल्टेंट को ड्रॉ कर लें। और चूंकि पहले से बोल रखा है कि जो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर है, चलिए हम इसको मान लें अगर वेक्टर ए, इसको हमने वेक्टर ए मान लिया, और गिवन क्या है हम लिख दे रहे हैं, गिवन है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है किसी एक वेक्टर के, हमने मान लिया वेक्टर ए। तो ये देखिए ये वेक्टर ए हो गया, ये वाला वेक्टर बी हो गया। तो हमने मान रखा है भाई दोनों के टेल यहाँ पे हैं, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी ड्रॉ कर लिया हमने, और इन दोनों वेक्टर्स को लेके एज अ इसको हमने कंसीडर कर लिया पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स, और एक पैरेललोग्राम ऐसे कंप्लीट किया। अब ये जो डायगोनल होगा यहाँ से यहाँ तक वाला, वही तो रिजल्टेंट को शो करता है ना, एडिशन ऑफ द वेक्टर ये। अब यहाँ से फिगर में भी आप देख सकते हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वेक्टर आर, ये इन दोनों वेक्टर, सॉरी ये किसी एक वेक्टर यानी वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे।
तो अपनी कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है किसी एक वेक्टर के परपेंडिकुलर है, चलिए वो तो सेटिस्फाई होगी। अब ये कह रहा है कि उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल हो क्या सकता है। इस वाले वेक्टर को हमने दिखा नहीं रखा, चलिए इसको पहले हम दिखा देते हैं। ये वाला वेक्टर जो था वेक्टर बी था आपका, इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो सकता है। तो फिगर से देख के आप एक तो एग्जैक्ट बता सकते हैं कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो होगा ना वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा। अगर ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया हो स्टेटमेंट बेस्ड कि ऑब्ट्यूस होगा, एक्यूट होगा, या कुछ एंगल्स की रेंज गिवन हो, तो आप सिंपल बोल सकते हैं कि 90 डिग्री से बड़ा होगा ना ऑब्ट्यूस एंगल होगा। आप एक चीज़ बोल दें कि थीटा विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है, इस वाले एंगल की हम बात कर रहे हैं थीटा की। समझ में आया। और एक बात, अगर वो एग्जैक्ट एंगल ही पूछे तो वो हम एग्जैक्ट एंगल भी निकाल सकते हैं। अब उसके लिए आपको ये चीज़ गिवन होगी, या तो ये वाले एंगल के बारे में कुछ आइडिया आपको देगा, या तो इस वाले एंगल के बारे में कुछ ना कुछ आइडिया आपको देगा। लेट से हमने मान लिया कि ये 30 डिग्री है, चलो ये 30 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये ऑब्वियस सी बातें हो जाएगा 60। ये जब 60 होगा तो ये भी हो जाएगा 60, क्योंकि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हो गया 90, देखिए यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 90 है। अब ये आपका 60 हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री। ये 60 90, तो ये भी कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे ये हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये हो गया 60 30 90। हमें क्या निकालना है, हमें तो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल चाहिए था ना, चाहिए था कि नहीं चाहिए था। आप बोलेंगे ठीक है भाई, तो यहाँ से यहाँ तक 90 है प्लस 30, यानी थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 90 प्लस 30 यानी कि 120 डिग्री। अगर इस टाइप से केसेस गिवन है, अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री गिवन है तो 45 पे अलग होगा, 60 पे अलग होगा। तो यहाँ पे थीटा डिपेंड्स ऑन द एंगल, ये इन एंगल्स के ऊपर डिपेंड करता है। एक बात और कि पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है, उनका सम 180 होता है। एक बात आप याद रखिएगा, जैसे हम इसी की बात करें ना, एडजेसेंट एंगल कहने का मतलब कि ये एंगल एक हो गया तो इसके एडजेसेंट ये वाला एंगल होगा, तो इन दोनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इनकेस हमने बोल दिया कि ये 120 है तो ये आपका 60 हो जाए, क्योंकि दोनों का सम होना चाहिए 180 डिग्री। यहाँ पर भी वही है, आप बोलेंगे कि ये एंगल एक हो गया और एक ये एंगल हो गया, दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, दोनों का सम कितना होना चाहिए 180। तो चूंकि ये 60 गिवन है तो ऑब्वियस सी बात है इसको 120 होना पड़ेगा, तभी तो 120 प्लस 60 कितना हो जाएगा 180। तो एक तो ये तरीका हो गया इसको निकालने का। यहाँ पे देखिए, चलिए इसको पहले कंप्लीट करते हैं। आपके सामने अगर गिवन है कि दो वेक्टर हैं, चलिए ये एक वेक्टर हो गया, एक वेक्टर हमने ये ड्रॉ कर दिया। चलिए इसको हम मान लें वेक्टर ए, इसको हमने मान रखा है वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। ये आपका वेक्टर बी हो गया। ये वाली जो है इसके बराबर ही हो गया वेक्टर आर। जो वेक्टर आर हो गया, ये वेक्टर ए है तो ये भी वेक्टर ए हो जाएगा। ये वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर बी, यानी मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम सिर्फ बात करें, वेक्टर हटा दें क्योंकि हम लोग ट्रायंगल ज्योमेट्री से डील कर रहे हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इनके मैग्नीट्यूड, इन साइड्स की लेंथ। तो अगर हम ये हटा दें, बाकी मैं आप उसी हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, ये हटा दें तो हमने बोला कि ये बी होगा तो सामने बी, ये ए होगा तो ये सामने ए, और ये आपका हो गया आर। अगर ऐसा गिवन है कि जो r है वो किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, यानी r इज इक्वल्स टू a। यहाँ पर देखिए केस कुछ अलग था, यहाँ पे r जो था ना वो दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर था, दोनों वेक्टर्स के। यहाँ पे जो रिजल्टेंट है वो किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और वो हमें मान लिया कि वेक्टर a के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो बताइए दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। देखिए ये भी आसान है निकालना। आप बोलेंगे ना कि कुछ देर के लिए इसको भूल जाते हैं, अगर इस वेक्टर के बराबर हम इसको कर लें, इसको हम इन दोनों के बराबर नहीं करें क्योंकि ये नहीं गिवन, ये कुछ भी हो सकता है। तो चलिए एक वेक्टर हमने ए ले लिया, एक वेक्टर बी ले लिया, दोनों अलग अलग लेंथ की, और जो वेक्टर आर था वो हमने वेक्टर ए के बराबर कर दिया। यानी कहने का मतलब आप कर क्या रहे हैं, आप बोलेंगे कि एक तो ये हो गया हमारे पास, ये जो है रिजल्टेंट है जो कि इस वेक्टर के बराबर है, ठीक है। यानी कि एक ट्रायंगल आपको यहाँ पे दिखी जिसमें दो साइड्स आपस में इक्वल हैं, ये साइड्स की वैल्यू इस बी के बराबर है, वेक्टर बी के बराबर, मैग्नीट्यूड के बराबर। चलिए ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल हो गया। ऐसे ही दो आइसोस्केलस ट्रायंगल को आपस में हम चिपका दें, इसको भूल जाइए तो आप बोलेंगे एक आइसोस्केलस ट्रायंगल ये हो गया। अब इसको भूल जाइए तो आप बोलेंगे देखिए चूंकि ये ए है तो ये तो ए होगा ही, और आर ए के बराबर है तो इसको भूल जाएं। तो देखिए इस ट्रायंगल में भी दो साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल हो गया। तो जैसे यहाँ पे दो इक्विलैटरल ट्रायंगल को आपस में चिपका के
हमने पैरेललोग्राम बनाया था, वैसे यहाँ पे क्या है कि दो आइसोस्केलस ट्रायंगल को चिपका के एक पैरेललोग्राम कंप्लीट किया गया है। तो यहाँ पर भी अगर पूछे कि दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है, तो आप ये एक बात क्लियरली यहाँ से कह सकते हैं कि जो थीटा होगा वो ग्रेटर देन होगा 90 डिग्री। यहाँ पे था इफ r इज इक्वल्स टू ए, तो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। अब एक बात समझिए, हमने सिर्फ अभी तक एडिशन वेक्टर रिजल्टेंट की बात की है, r की बात की, हम डिफरेंस की बात नहीं कर रहे हैं। डिफरेंस की बात सिर्फ और सिर्फ हमने यहाँ तक की है। इसमें अगर हम दोनों वेक्टर के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड की बात करें तो आप क्या बोलेंगे, यही तो होगा ना वेक्टर, ये डिफरेंस वाला वेक्टर होगा। तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ से जो डिफरेंस वेक्टर है ना, दोनों वेक्टर के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड उनके एडिशन के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा निकल के आएगा। तो एक चीज़ आप यहाँ पे शॉर्ट में लिख सकते हैं, आप यहाँ पे बोलेंगे कि जो r होगा, डिफरेंस होगा, उसका मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा। कब? जब थीटा क्या होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री। जहां भी आप देखेंगे 90 डिग्री से बड़ा हुआ थीटा, उस केस में जो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड होता है वो रिजल्टेंट यानी एडिशन के मैग्नीट्यूड से बड़ा निकल के आता है। यहाँ भी आप देख लीजिए, ये वाला हो जाएगा डिफरेंस, ये जो डायगोनल होगा। अब देखेंगे ये लंबा है, ये छोटा है, यानी दोनों वेक्टर के जो सब्सट्रैक्शन है उसका मैग्नीट्यूड एडिशन के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा निकल के आ रहा है। यहाँ पर आप देखिए, ये तो हालांकि उसी केस को हमने यहाँ पर रिवाइज कर रखा है, तो इसको करे ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिपीट कर रखा है हमने। तो ये बेसिक चीज़ें हो गई जो आपको यहाँ पे जाननी है। ये केसेस हैं, इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं पैरेललोग्राम की, और आपको पैरेललोग्राम और ट्रायंगल का अगर नॉलेज है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात करें, पूरे कंप्लीट नॉलेज की नहीं, तो आप वेक्टर्स के क्वेश्चन को आसानी से डील कर पाएंगे। आप थ्योरेटिकली नहीं अगर उसको कर पाएँ तो कम से कम आप उसको डायग्राम की हेल्प से आप उसको इमेजिन कर पाएंगे और आपको काफ़ी मदद मिलेगी सॉल्व करने में। तो ये वेक्टर्स के कुछ केसेस हमने दिखा दिए थे आपको, डायग्राम के बेसिस पे वेक्टर्स को सोचना कि कैसे कैसे हम चीज़ों को इमेजिन कर सकते हैं, जिसमें से ये दोनों केस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये वाला केस भी इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये वाला केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो हालांकि एग्ज़ाम में आ चुका है, ये जो था जेईई मेंस में आ चुका है एक बार, ठीक है। एक बात और, एक बहुत ही बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती है जिनमें डायरेक्शन होता है, जिनमें डायरेक्शन हो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है हर केस में। करंट एक एक्सेप्शन होता है इसका, क्योंकि करंट में हम कहते हैं करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन करंट एक्चुअल में पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं होता। वो हम एक तरह से अज्यूम करते हैं, मानते हैं कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। हम मान लेते हैं कि जो करंट की डायरेक्शन है प्लस से माइनस, वो एक्चुअल में फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है, और एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो करते नहीं है। तो ये सिर्फ मानी हुई चीज़ है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक करंट नेगेटिव से पॉजिटिव चलती है। अगर हम इलेक्ट्रॉन के मोशन की डायरेक्शन में करंट को एज्यूम करें तो वो तो नेगेटिव से पॉजिटिव चलती है। तो करंट की डायरेक्शन के बारे में सिर्फ एक एजम्पशंस है, ठीक है। इसलिए करंट आपका वेक्टर क्वांटिटी इसका स्केलर क्वांटिटी होती है, और करंट में भी जो वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए बेसिक जो कंडीशन है वो होती है कि जो जिस क्वांटिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन और वेक्टर लॉ ऑफ सब्सट्रैक्शन को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर ऐसा है तो वो क्वांटिटी वेक्टर है, नहीं तो क्वांटिटी वो स्केलर होती है। लेकिन करंट के केस में ऐसा नहीं होता है। करंट हमेशा एल्जेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती है। जैसे कहीं पे दो करंट्स अगर आपस में आ रही हैं, जैसे इस ब्रांच की बात करें, एक करंट यहाँ से आई मान लीजिए 2 एम्पियर, एक करंट यहाँ से गई 1 एम्पियर। अब जो यहाँ से करंट निकलेगी ये 2 + 1 ही हो जाएगी 3 एम्पियर। यानी यहाँ पे एल्जेब्रिक एडिशन हो रहा है करंट्स का, यहाँ पे वेक्टोरियली हम लोग ऐड नहीं कर रहे, इसलिए करंट को हम क्या मानते हैं, स्केलर क्वांटिटी। एक और इम्पॉर्टेंट बात, कहीं अगर आपको लिखा मिल जाए कि करंट वेक्टर क्वांटिटी है तो आप समझ जाइएगा कि वो डीसी करंट की बात नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है ऑल्टरनेटिंग करंट की। क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट को हम लोग मान सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी, मान सकते हैं, क्योंकि जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। ऐसा पॉसिबल है, जैसे हम आपसे बोल दें कि एक करंट ऐसे आ रही है कोई 1 एम्पियर की, तो ऐसा पॉसिबल है कि अगर 2 ब्रांच इसको मिले, ठीक है, तो इसमें भी करंट चली जाए 1 एम्पियर की और इसमें भी करंट चली जाए 1 एम्पियर की। कब? जब ये एसी हो तब, ये एसी करंट की बात हो तब। यहाँ पे जो करंट है ना वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती है। यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखेंगे I² = I1²
प्लस i2 स्क्वायर प्लस 2i1 i2 कॉस ऑफ फाई क्या होता है, i1 i2 के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है हम उसकी बात करें। तो जब ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे हम लोग, स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पे डिटेल में इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करेंगे यूनिट वेक्टर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा लेक्चर। तो अगर ये आपको वीडियो समझ आया, कॉन्सेप्ट आपको समझ आया, तो हम आपसे गुजारिश है कि आप इस चीज़ को शेयर करिए और एटलीस्ट आप कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमें पता चले कि हमें इम्प्रूव कहाँ पे करना है। आपके कमेंट पॉजिटिव होंगे, मोटिवेशन मिलेगा, नेगेटिव होंगे तो अपने आप को हम इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू।